नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण अभिरुचि के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण अभिरुचि मतलब आप समझते होंगे कि किसी भी टीचर का क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे छात्र उसको अधिक से अधिक समझ सकें। अगर हम ये देखें, देखिए सवाल जो आपके सेट में आते हैं वो अभी मैं आपको आखिरी में चर्चा करेंगे हम लोग, और मैं बताऊँगा कि उसको हम लोग कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, सेट के सवालों को कैसे अच्छे से बना सकते हैं। बिल्कुल लॉजिकल रहते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाले रहते हैं। मतलब बस आपको ना दो चीज़ करना है, एक तो सवाल अच्छे से समझना है। जैसे एक सवाल आया था कि अच्छे अध्यापक के क्या गुण हैं, और उसमें एक गुण था अच्छे बच्चे का। तो हमको लगता है कि यार ये भी अच्छा गुण है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आपको पहली चीज़ सवाल समझना है, दूसरी चीज़ एक लॉजिकली आपको आंसर तक जाना है कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो ये ही होगा। बस अगर आप इतना कर लिए ना, तो शिक्षण अभिरुचि के जो 4-5 सवाल आते हैं वो सभी आपसे बनेंगे। आज की हमारी पहली क्लास होगी और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जल्दी जल्दी जो भी मेन कॉन्सेप्ट हैं वो आपको रिवाइज़ करा दें, क्योंकि सीजी सेट में बहुत अंदर जाके ये नहीं पूछ रहा है, बस बेसिक सवाल पूछ रहा है। तो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ है कि अगर आपसे बोलें कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट ही अगर हम लोग समझें थोड़ा सा कि क्या है। किसी को भी अगर सफल शिक्षक बनना है, जैसे आप लोग सेट का एग्ज़ाम दिला रहे हैं या नेट का एग्ज़ाम दिलाने वाले हो, तो आप कैसे सफल शिक्षक बनोगे बताओ। उसके लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए। तो पहली क्वालिटी तो ये चाहिए कि आप क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपको टीचिंग करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, टेट होना चाहिए, सी टेट या स्टेट टेट। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास सेट होना चाहिए, इसीलिए तो एग्ज़ाम हो रहा है ना। तो पहली चीज़ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस तो हम लोग सब समझते हैं, आप बोलते हैं ना कि ये इंटेलिजेंट आदमी है ये वो। तो अच्छा शिक्षक वो हो जो इंटेलिजेंट हो। और तीसरा उसके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब पढ़ाने में मज़ा आए। ऐसे कई लोग रहते हैं जो एक्सीडेंटल टीचर बन जाते हैं, जिनको पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, बस वो पढ़ाते रहते हैं। तो हमको अगर अच्छा शिक्षक बनना है तो हमको पढ़ाने में मज़ा आना चाहिए। हमारा एटीट्यूड भी शिक्षकों की तरह होना चाहिए। मतलब हम जब पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, तो उस चीज़ में एंजॉय करें, तभी हम सफल शिक्षक बन सकते हैं। अगला चीज़ है कि अच्छा शिक्षक क्या होता है, वो ऐसी एक्टिविटी करे जिससे जो उनके छात्र हैं वो पहली चीज़ तो लर्न करें, मतलब पढ़ें। दूसरी चीज़ ज्ञान एक्वायर करें और स्किल एक्वायर करें। ये टीचिंग की एक्टिविटी है। अब अगली चीज़ है कि टीचिंग के उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य देखिए, टीचिंग के बहुत सारे उद्देश्य हैं। मैं वो उद्देश्य आपके सामने रखा हूँ जो आपके जनरली नेट के एग्ज़ाम में आए हैं। ये PYQ से हम लोग उठा के लिए हैं कि जो जो उद्देश्य उसमें पूछा है वो कम से कम आपको पता रहे। पहला तो है कि कोई भी जो लर्नर है उसकी ऑल राउंड पर्सनालिटी को डेवलप करना। मतलब आप पढ़ने वाले हो तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका IQ है वो बढ़े, आपका EQ बढ़े, आपका SQ बढ़े, आपका जो भी PQ बढ़े, फिजिकल क्वोशिएंट, मतलब जो भी आपके पर्सनालिटी के अलग अलग तत्व है ना वो अच्छे से बढ़ें। दूसरा, आप जो भी आपका छात्र है उसको इनकरेज करो पढ़ने के लिए, लर्निंग करने के लिए और सोचने के लिए। मतलब केवल पढ़ाई से कुछ थोड़ी होता है, वो सोचे। जो समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में जब वो सोचेगा तभी वो अच्छा छात्र बन पाएगा और आपकी टीचिंग सफल हो पाएगी। अभी जो नई शिक्षा नीति है उसका तो ये मेन उद्देश्य ही है। इसके अलावा क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो। मतलब आप जो चीज़ चल रही ना उसको उसी रूप में ना मानो। वो वाली जो बात कहावत है ना कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोला रात है, मंत्री बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो आप हर चीज़ को ना कम से कम क्रिटिकली देखो कि यार ये सच में है कि नहीं। कोई कुछ बोले तो पूछो क्यों ऐसा, क्या कारण है ऐसा। और आपकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल होना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी इसका उद्देश्य है, और उसके बारे में इंटरेस्ट पैदा हो, ये भी इसका उद्देश्य है। अब ये देखिए, एक सवाल आपके सेट में सीधा सीधा आया था कि टीचिंग के लेवल क्या क्या है। टीचिंग के लेवल ये 3 है। पहला लेवल है जिसको बोलते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। अब इस बार थोड़ा अंदर से घुस के भी पूछ सकता है, सेट में तो सीधा सीधा पूछता है। तो मेमोरी लेवल टीचिंग मतलब क्या होता है, ये देखिए आप अपने दिमाग में बैठा लिए। जो बच्चे लोग करते हैं ना रट्टा मार वाली चीज़, कि हम पढ़ रहे हैं कि A+B² = A² + B² + 2AB। ये हमारे दिमाग में बैठा है। 2 1 हम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 6 10।
बचपन में रटते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। डर मतलब रटने वाली जो टीचिंग है या लर्निंग है वो है मेमोरी लेवल। अगली चीज़ है जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसमें हम थोड़ा किसी चीज़ को समझते हैं कि भाई मतलब जो भी हम दिमाग में रट रहे हैं उसको समझें। और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। उसका मतलब है कि उसको फिर हम अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करें। इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे, बस आप ये समझिए कि ये लो टू हाई है तो आप समझ जाओगे कि सबसे पहले जो बचपन में हम पढ़ते हैं वो मेमोरी लेवल पढ़ते हैं। पहली दूसरी तीसरी में पहाड़ा याद करते हैं, ABCD याद करते हैं, वो मेमोरी लेवल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, साइंस में समझते हैं कि यार ये क्यों हुआ, ऑक्सीजन निकली तो क्यों निकली, ये तो क्रिया हुए तो क्या हुआ। और तीसरा जब रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब जो आप यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं ना, कॉलेजेस में करते हैं, जब आप PhD करते हैं, तब आप किसी के बारे में जब डॉक्टरेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव है। आप अपने सोच से देखते हैं कि ये क्यों है, मतलब जो आप नोबल मिला लोगों को, वो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है या रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग है। दोनों चीज़ होती है, टीचर के लिए भी होती है और स्टूडेंट्स के लिए भी होती है कि आप कोई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई चीज़ों को समझते हैं, कोई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। ठीक है नहीं? अब एक एक करके देखते हैं। मेमोरी लेवल क्या है? इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज अपन देखें कि पहली स्टेज है मेमोरी लेवल। ठीक, ये क्या है? जो किताबी ज्ञान है उसको इम्पार्ट करती है, उसको मेमोराइज़ करना हमारा प्राथमिकता होता है। अब इसमें मेन रोल किसका रहेगा? मेन रोल रहेगा टीचर का। ठीक, जैसे बच्चे आप मतलब प्राइमरी स्कूल का ध्यान रखो कि मेन रोल क्या है उसमें? बच्चों का मेन रोल है कि मतलब टीचर का मेन रोल है। टीचर आपको आके पढ़ाता है, बच्चे क्या हैं? जो टीचर रटाता है वो रट लेते हैं। मतलब टीचर का रोल एक्टिव भी है और प्राइमरी भी है, प्राथमिक है, और स्टूडेंट उसमें सेकेंडरी है। जो टीचर बोलता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका मेन काम है कि रिमेंबर करना, किसी भी चीज़ को, फैक्ट को रिकॉल करना, याद करना। ठीक, ये मेमोरी लेवल है। अब दूसरा लेवल जो है उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर को समझेंगे। अभी केवल आप याद कर रहे थे, अब आप समझोगे। जो फैक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं उसके रिलेशन को टीचर आपको बताएगा कि भाई ये फैक्ट है, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो आपको पता है फैक्ट कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब वो टीचर कॉन्सेप्ट बताएगा कि भाई ऑक्सीजन ऐसे जाती है, फिर हमारा फेफड़ा होता है, फिर वो ब्लड के साथ मिलती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो जो कॉन्सेप्ट है किसी भी या जो फैक्ट है, हमारे पास फैक्ट है कि सूर्य गर्म होता है या सूर्य पूर्व से निकलता है। अब उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ना कि पृथ्वी घूम रही, सूर्य भी अपनी जगह पे है, सूर्य हाइड्रोजन हीलियम ऐसी गैसों से बना है, हाइड्रोजन का संलयन होता है। जो भी उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जब हम रिलेशन आपस में लिंकेज होगा उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब उसको समझना। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको ये भी समझाया जाता है कि किसी का पॉजिटिव पहलू ये है, नेगेटिव पहलू ये है। जैसे मान लो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका सकारात्मक पहलू क्या है वो बताया जाएगा, नकारात्मक क्या है ये बताया जाएगा। जैसे पहला जो मेमोरी लेवल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप रट लिए कि बाहरी शिक्षण संस्थान भारत में आके रहेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? आप देखोगे कि बाहरी शिक्षण संस्थान अगर भारत में आएंगे, विदेशी शिक्षण संस्थान, तो उसका सकारात्मक पहलू क्या है और उसका नकारात्मक पहलू क्या है, उससे हमको क्या नुकसान होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये भी होता है कि आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखने को कहा जाता है। अभी तक तो सीधा सीधा हम लिखते थे, अब उत्तर आता है कि इसके बारे में व्याख्या करो, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। आप अपने शब्दों में कोई किसी चीज़ को लिखोगे। प्राइमरी लेवल वो वाला रहता है जो हम लोग बचपन में लिखते हैं ना, गाय का निबंध, कि गाय के 4 पैर होते हैं, ये वो। अंडरस्टैंडिंग लेवल में किसी भी चीज़ के समझ के बारे में होता है कि आपकी पहली यात्रा, अब आप सोच के लिखो कि आपकी पहली यात्रा थी। और तीसरा लेवल जो होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हाईएस्ट लेवल है। इसमें हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करते हैं। क्रिटिकल मतलब हर चीज़ को, कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, लेकिन कैसे रात है भाई, हमको तो सुबह दिख रही। अगला, टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जोर देती है, मतलब समझ रहे, कोई भी समस्या है उसको हम कैसे हल कर सकते हैं उस पर जोर है। और डिस्कशन हम करते हैं, चर्चाएं करते हैं।
प्रॉब्लम को पहले रेज करते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या समस्याएं हैं। कुछ भी आप ले लो, आपकी सोसाइटी में मान लीजिए आतंकवाद है, अब रिफ्लेक्टिव लेवल ये बोलेगा कि आतंकवाद यहीं क्यों है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद है, वो बोलेगा यहीं क्यों है, और फिर उसके पीछे उसके जड़ में जाएगा कि भाई यहाँ क्यों आया, उसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, विदेशी देशों से उनके क्या संबंध हैं, उनके नेता कौन हैं, उनके नेता लोग क्यों लोगों को भड़काते हैं, लोग क्यों भड़क रहे हैं। तो ये जब आप हर चीज़ों को समझोगे ना, जो पीएचडी लेवल पे होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये 3 लेवल हैं। अपने सेट में बस ये पूछा था कि इनमें से कौन सा लेवल नहीं है, तो आप समझ जाओगे ना कि मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है और रिफ्लेक्टिव है। MUR, इतना आप याद रखना। उसके बाद फिर इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है। इफ़ेक्टिव टीचिंग मतलब है कि आपका जो ज्ञान है, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे व्यवहार जिससे स्टूडेंट को अच्छे रिजल्ट मिले, मतलब आप पढ़ाएं और बच्चे को समझ में आ जाए। मतलब समझ लो, मेरे से ले लो कि भाई मैं इफ़ेक्टिव टीचिंग कैसे कर सकता हूँ, या आप आगे चल के पढ़ाएंगे कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आपका जो ज्ञान है, आपका जो प्रोसेस है, आपका जो व्यवहार है, उससे स्टूडेंट कैसे समझे अच्छे से, अच्छे रिज़ल्ट कैसे मिले। रिज़ल्ट वो वाला नहीं कि नंबर मिले, आपकी बात को बच्चा समझे। तो क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो है कि लेसन की क्लैरिटी हो। क्लैरिटी मतलब कि आपको पता हो कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे। जैसे साल भर का पूरा सिलेबस होता है ना, कि पहले हम ये पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये पढ़ेंगे। दूसरा होता है कि आपका गोल क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि मेरे को ये पढ़ाना है, मेरा उद्देश्य है आपको इस चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए मेरा गोल क्लियर है कि मैं आपको पेपर 1 समझाऊंगा। तीसरी चीज़ है कि सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान हो। अब कोई टीचर पढ़ाने आ गया और उसको सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो अच्छा टीचर बन पाएगा क्या। चौथी चीज़ है कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। कम्युनिकेशन तो आप लोग समझ रहे कि वो जो बोल रहा है, वो कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में हम समझे ना, कम्युनिकेशन मतलब मैं जो बोलना चाहता हूँ उसी रूप में आप तक समझे, पहुँचे, मतलब आप उस चीज़ को समझें। इसके अलावा जो स्टूडेंट की नीड है, जैसे मान लीजिए अब मेरे को ऐसे स्कूल में भेज दिए जहाँ दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से मैं खुद को अडॉप्ट करूँ। अब मैं बहुत, मान लीजिए मेरे अंदर बहुत ज्ञान है और मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने चल दिया जो अभी मतलब वो बेसिक नहीं जानते, तो पहले मैं बेसिक समझाऊंगा ना, मैं उनको हवाई बात बताऊंगा तो वो समझ पाएंगे क्या। तो उनके हिसाब से खुद को अडॉप्ट करूं। या मेरे अंदर कम ज्ञान है, बच्चे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो फिर मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा। तो एडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए। और इसके अलावा मैं असेसमेंट लूँगा और उनसे फीडबैक लूँगा। फीडबैक मतलब समझते हो आप लोग, कि आखिरी में बच्चों से पूछना, प्रतिपुष्टि, कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे फीडबैक आपके यूट्यूब में क्या होता है, फीडबैक यूट्यूब में होता है लाइक, कमेंट। तो अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक किया करिए, वही फीडबैक है। उसी को फीडबैक बोलते हैं आसान भाषा में। समझ रहे हैं आप लोग। कमेंट किए कि अच्छा लगा, या बोले कि ऐसा और कर सकते हो, तो वो फीडबैक है, उससे टीचिंग सुधरती है। तो ये अच्छे टीचर के गुण हो गए। एक ये सवाल आता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। ये पूरा लंबा वीडियो हम लोग के चैनल में है, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो चैनल में एक बार सर्च कर लीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, मिल जाएंगे। जिस हिसाब से आपका पैटर्न है सेट का, वो बस ज़्यादा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 3 क्या क्या डोमेन है, सीखने के डोमेन। इसको दिया है बेंजामिन ब्लूम ने। 3 लर्निंग डोमेन है। पहला है कोग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर। ठीक, मतलब आप अगर हिंदी में देखें तो पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है मनोदैहिक। कोग्निटिव, उसको हाईलाइट कर दिए तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को समझ में ना आता हो, इसलिए मैं पढ़ के भी आपको बता दे रहा हूँ। पहला है कोग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर। कैप लगाते हो ना, टोपी, तो ये समझ लो कि ब्लूम जो है टोपी लगाता है, CAP। कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। साइको में P साइलेंट है तो P साइकोमोटर। कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक होता है, मतलब आपका ज्ञान के बारे में बात हो रही। अफेक्टिव मतलब भावात्मक, मतलब समझ रहे हैं कि लर्निंग में दूसरी है आपकी फीलिंग, इमोशन की बात हो रही। और तीसरा है मनोदैहिक या साइकोमोटर, जिसका मतलब है आपकी स्किल कितनी।
अब उसको अलग अलग तरीके से ब्लूम बताया है। जैसे कोग्निटिव डोमेन में क्या बताया है, ये ऊपर बढ़ता हुआ क्रम है कि सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान होता है, फिर ज्ञान को आप क्या करोगे, समझोगे, कंप्रहेंड होगा। जैसे मेरे को किसी चीज़ का ज्ञान मिला, अब उसको हम समझेंगे, फिर अपने डेली लाइफ में उसको हम प्रयोग करेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे, सिंथेसिस करेंगे और आखिरी में इवेलुएट करेंगे। ये आपका पहला लेवल है जो कोग्निटिव लेवल है। अगले लेवल की अगर हम बात करें, मतलब ये सीधा सीधा चीज़ है कि आपके अंदर कोई भी ज्ञान है, ज्ञान को आप क्या करोगे, पहले कोई भी ज्ञान है, मान लो मोबाइल है, मोबाइल का आपको ज्ञान हुआ कि यार मोबाइल जैसी चीज़ होती है, फिर आप समझोगे। व्हाट्सअप जैसे बड़े बुजुर्ग लोग चलाते हैं ना, तो वो फिर समझते हैं कि व्हाट्सअप क्या होता है। फिर समझने से भी नहीं होता, फिर उसको वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, बोलते हैं यार अच्छा है या बुरा है, अभी तक हमको नहीं मिला, फिर सिंथेसिस करते हैं और आखिरी में उनका इवेलुएशन होता है। उसके बाद एक ये सवाल वैसे तो नहीं आएगा कि रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई, लेकिन 2001 में आई। तो अफेक्टिव डोमेन में क्या क्या है, मतलब ये रिमेंबरिंग होगी। उसके बाद फिर आपकी मतलब ये जो रिवाइज्ड वाली है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिमेंबर करोगे, फिर अंडरस्टैंड करोगे। अफेक्ट मतलब रिवाइज में वो थोड़ा सा इसको सरल कर दिए, बोले कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, किसी भी चीज़ को समझेगा, रिमेंबर करेगा, वो जो अपन पढ़े ना कि पहला मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग करेगा, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, फिर उसको इवेलुएट करेगा और आखिरी में जो सबसे ऊपर होता है क्रिएटिंग, मतलब कुछ नया उसके बेस पे बनाएगा। तो ये लेवल है, बस आप ध्यान रखना। और जनरली हम समझ जाते हैं कि कोई भी चीज़ सबसे पहले क्या करोगे, आप याद करोगे, रिमेंबर करोगे, फिर उसको आप समझोगे कि अच्छा ये ऐसे हुई, फिर उसको आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई करोगे, फिर एनालाइज करोगे कैसा हुआ, फिर इवेलुएट करोगे और कुछ नया फिर क्रिएट करोगे। मैं लंबा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि पूरा वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपको मन हो, नहीं तो ये सीधा सीधा है। अफेक्टिव डोमेन क्या है, आपके इमोशन के बेस्ड पे है। इसमें सबसे पहले होता है रिसीविंग, फिर होता है रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यू होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर कैरेक्टराइजिंग होता है। ये मतलब आखिरी में इसमें चरित्र बनता है। बस ये आप ध्यान रखो कि जो अफेक्टिव डोमेन है वो आपके इमोशन से रिलेटेड है, इससे ज़्यादा मत जाओ। तीसरा है जो साइको मोटर डोमेन है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके स्किल से रिलेटेड है। इसके ये प्रोसेस हैं कि आखिरी में आप नेचुरलाइजेशन में पहुंच जाओगे। शुरू आप करोगे नकल में, किसी भी चीज़ की आप नकल करोगे, फिर उसको अपने तरीके से करोगे। वही क्रिकेट वाला एग्जाम्पल हम लोग दिए थे पहले कि आप जैसे जो लड़के हैं वो तो समझेंगे कि आप पहले किसी भी गेंदबाज की नकल करते हो कि ऐसे करके खुद करोगे, फिर उस नकल से आप कई लोग की नकल करके वो अपने तरीके से करने लगोगे, फिर उसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, फिर उस पर आपकी महारत हो जाएगी और फिर तो आप हो सकता है उससे बड़े बॉलर बन जाओ। जैसे विराट कोहली है, वो पहले सचिन तेंदुलकर की नकल करते रहे होंगे, फिर वो अपने तरीके से खेलने लगे, फिर उनकी अपनी कमांड हो गई, फिर अगला आर्टिकुलेशन मतलब उसमें महारत हो गई और वो सचिन से बड़े हो सकते हैं। तो ये साइकोमोटर का लेवल है। अगली चीज़ है कि भाई आप जैसे लर्नर हो, अब चलो अगली स्टेप आ जाते हैं। आप सीखने वाले हो अभी की स्थिति में, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहला आपके अंदर होना चाहिए जिज्ञासा कि भाई कोई नया वीडियो आ रहा है, कुछ नया सिखाएंगे, तभी आप कुछ सीख सकते हो। आपका अगर ये है ना कि मेरे को तो सब पता है यार, तो फिर आप कभी नहीं सीख सकते। दूसरा क्या होना चाहिए, आपके अंदर सीखने का मोटिवेशन होना चाहिए, लर्निंग का मोटिवेशन। अगला क्या होना चाहिए, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, आप उसी रूप में मत मानो ना यार, आपको अगर गलत लग रहा है बताओ कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। चौथा, आपके अंदर भी अडाप्टेबिलिटी होना चाहिए। हो सकता है कि अब कैमरा ऑफ हो जाए, हो सकता है कि साउंड कम आए, हो सकता है कुत्ते भौंकने की आवाज़ आए, आप एडाप्ट करो ना उसको। और पांचवी चीज़, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ये अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपको बाहर से आके कोई नहीं समझाएगा कि भाई पढ़ ले पढ़ ले, जब तक अंदर से नहीं आएगा ना। आपको कोई बैठा भी देगा कहीं चलो, तो भी जब तक अंदर से खुद पढ़ने का मन नहीं होगा ना, तो भाई सामने टीचर पढ़ा भी रहा है ना, तो भी आप नहीं सीखोगे। तो ये लर्नर की विशेषताएं हैं। ये आ सकता है कि क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं जनरली, सीधा सीधा। एक को बोलते हैं डिसलेक्सिया,
डिसलेक्सिया मतलब होता है कि रीडिंग और लैंग्वेज स्किल, आप लोग वो मूवी देखे हो कि ना आमिर खान वाली, तो उसमें वो है कि रीडिंग और लैंग्वेज स्किल मतलब बच्चा ना बहुत धीरे धीरे वो सीख पाता है तारे जमी पे, तो उसमें धीरे धीरे सीखता है बच्चा, उसकी रीडिंग स्किल लैंग्वेज स्किल दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। एक होता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया मतलब बच्चा लिख नहीं पाता, और एक होता है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया इसका मतलब होता है कि जो मैथमेटिकल एबिलिटी है ना, कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो ये डिसऑर्डर हैं जो बच्चों के अंदर जनरली होते हैं। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन मैं वही दिखाऊंगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड से है, ठीक। ये सब तो हम लोग आप लोग देखे होंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर किए भी हैं। छठवां सवाल देखिए कि प्रभावशाली अध्ययन में अनिवार्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब प्रभावशाली अध्ययन में किसकी आवश्यकता नहीं है, प्रभावशाली अध्यापन में, यही समझना। इफ़ेक्टिव टीचिंग में क्या ज़रूरी नहीं है, तो देखो ये वाला देखो, शिक्षक का उच्च अधिगम स्तर। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, मतलब टीचर को ज़्यादा पता होना चाहिए, लर्न करने का मन, ये तो ज़रूरी है अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो। शिक्षक के सिखाने का तरीका, ये भी ज़रूरी है यार। अब मान लो मैं हूँ, अच्छा अध्यापन मेरे को क्या है, मेरे पास अच्छा ज्ञान हो, दूसरा मेरा सिखाने का तरीका अच्छा हो, तीसरा मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो, ये अभी हम चर्चा की ना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। छात्रों की ग्राह्यता क्यों होगी बताओ। अब मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ और कोई किसी का मन ही नहीं है मेरा ग्रहण करने की बात, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खराब टीचर हो गया। तो छात्रों की ग्राह्यता प्रभावशाली अध्यापन में नहीं है। जब आपको पूछेंगे लर्नर का क्या क्या वो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो हम पढ़े ना, कि जो छात्र हैं उनके क्या गुण होना चाहिए, तो वो उसमें ग्राह्यता होगी। ये टीचर का है तो इसमें ग्राह्यता नहीं होगी, ठीक। तो ये आपको ना मतलब बेसिक कॉमन सेंस है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मतलब हमको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा समझना है कि सवाल कैसे पूछ रहा है और उसके बेस पे उत्तर देना है। ये देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी का क्या कॉन्सेप्ट था। महात्मा गांधी बात करते थे बुनियादी शिक्षा की, ये फिर से अगर सवाल आ जाए तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। महात्मा गांधी बात करते थे बुनियादी शिक्षा की, वो ऐसी शिक्षा की बात करते थे जिसमें जो बच्चा है ना, जो स्टूडेंट है, उसको आप साथ साथ स्किल भी दो और उसको मातृभाषा में शिक्षा दो। इसके लिए वो जाकिर हुसैन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी टाइप का भी बनाए थे, वो उनकी बुनियादी शिक्षा के बारे में लेख लिखते थे, कुछ 37 के आसपास वो चालू किए थे। अगला जो है आपका सुकरात। सुकरात क्या है, आदर्शवादी चिंतक था। आदर्शवादी मतलब वो ऐसी बात करते, जैसे सुकरात बोलते थे सद्गुण ही ज्ञान है, वो बोलते थे कि सुकरात को बोला जाता था कि दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी था वो बोलता था कि मैं से पूछे कि आप इतने ज्ञानी कैसे हो, तो वो बोला मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और उसको बोला गया कि तुम भड़कार है, माफ़ी मांग लो, या तो तुम जहर पी लो, तो जहर पी लिया था। आदर्शवादी आदमी था, आदर्श की बात करता था। तीसरे आदमी हैं जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ये प्रकृतिवाद थे। इनकी आप सुने होंगे शांति निकेतन बनाए, और जो शांति निकेतन है ना, वो प्रकृति के बीच में है। वो अंतर्राष्ट्रीयतावादी भी थे और प्रकृति की बात करते थे। बोलते थे कि जो आपका जो लर्निंग है वो नेचर से जुड़ के होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद तो आप सुने ही होंगे, चरित्र की बात करते हैं, अगर आप चल रहे तो दौड़ो वाली जो बात है ना, तो वो है। वो बोलते थे कि ऐसी शिक्षा हो जो इंसान को बनाए। वो बोले इंसान वो है जो ईश्वर सेवा से अच्छा मानव सेवा है, मानव को अच्छा बनाने वाली शिक्षा ही असली शिक्षा है। वो विवेकानंद जी की बात थी। उसके बाद फिर एक ये है, उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व क्या करना चाहिए। अब इंग्लिश में देख लो इसी को। उपचारात्मक मतलब क्या होगा बताओ। किसी भी जो शिक्षण के अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैं आपको देखो एक तो ट्रिक बता देता हूँ। उपचार मतलब क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कराते हो, उपचार कराते हो ना, कि डॉक्टर साहब मेरे को ये दिक्कत है, उपचार करा दो, उपचार कर दो। तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, आपको निदान देता है। तो एक रिमेडियल, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ उपचारात्मक शिक्षण का। उपचारात्मक शिक्षण मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए हम लोग जैसे नवोदय विद्यालय में थे, वहाँ क्या होता था कि जैसे कोई आपकी शुरू 7:30 से 1:30 तक क्लास हुई, 1 तक,
उसके बाद जिसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई ना, तो फिर एक क्लास होती थी जिसको बोलते थे रिमेडियल क्लास। रिमेडियल क्लास में क्या होता था, ऐसे बच्चे जिनको वो चीज़ समझ में नहीं आई उनको टीचर फिर से समझाता था, तो उसी को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो उसमें क्या होता है कि आप निदानात्मक, मतलब जैसे मेरे को मान लीजिए मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया क्लास में, तो अब मैं टीचर से बोलूँगा कि सर फिर से समझा दो। तो रिमेडियल टीचिंग मतलब डायग्नोस्टिक इवेलुएशन बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग। उसके अलावा आपका अलग अलग मूल्यांकन भी होता है। एक होता है, हाँ मतलब ये देखिए रिमेडियल टीचिंग में होता है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, ठीक। अगर हम आगे चलें, आगे एक सवाल है आपका वही वाला कि लर्निंग के 3 प्रकार क्या क्या होते हैं। उसको जूम ज़्यादा अपन कर दिए इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रहा है। हाँ चलिए ये वाला कर लेते हैं। शिक्षण का व्यवस्थित करना है अपने को अलग अलग उसमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे शिक्षण प्रक्रिया में, सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ। जब भी हमको पढ़ाना है तो सबसे पहले हम करेंगे अपने उद्देश्य को का निरूपण। मतलब हम पहले बनाएंगे कि हमको क्या पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को आपको पढ़ाना है आज, तो मैं पहले उद्देश्य बनाया कि यार मेरे को इन लोग को ना टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है, ठीक। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि मेरे पास कुछ तो ज्ञान होगा ना टीचिंग का, कि यार वर्तमान जो भी ज्ञान होगा उसको मैं अपने पूर्व ज्ञान से संबंध करूँगा। मतलब मेरा जो पहले का ज्ञान है, पुराना ज्ञान है टीचिंग के बारे में, उसको मैं जोड़ूंगा। मैं पुराने उदाहरण ला के दूँगा, पुराने, जैसे अब क्रिकेट की बात की है तो पूर्व ज्ञान को हम लोग उससे जोड़ते हैं। फिर तीसरा स्टेप क्या किए, मैं अपनी सामग्री का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूँगा कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे पढ़ना है हमको। चौथा स्टेप क्या होगा, जब मैं पढ़ा लूँगा तो जनरली क्लास में क्या होता है कि हम लोग फिर टेस्ट लेते हैं कि भाई ये हम पढ़ाए, अब आपका ये टेस्ट है, इसको दिलाओ। तो चौथा स्टेप क्या होता है, मूल्यांकन करना। और पांचवा क्या होता है, मूल्यांकन के आधार पे मेरे को पता लगेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। मान लो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं समझ में आया, तो अब मैं क्या करूँगा, पुनः शिक्षण करूँगा। तो यही होता है शिक्षण की प्रक्रिया। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक शिक्षण विधि नहीं है। क्या विधि नहीं है बताओ। लेक्चर विधि तो होगी, सुने होगे ना आपकी। लेक्चर विधि मतलब क्या है, व्याख्यान देना। दूसरा है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि मतलब किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, ये भी होता है भाई, हम दिखा दिए। विचार विमर्श विधि भी होता है, हम क्लास में आए आपस में डिस्कशन किए समझा दिए। साइकोमेट्रिक मेथड शिक्षण की विधि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के सवाल आए ना, क्या नहीं है वो मत खोजो, जो है वो टिक कर लो, जो बचा वो नहीं है, सीधा सीधा। फिर ये वाला सवाल, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। अब अपन पढ़े ना कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल तुलनात्मक नहीं है। अब ये सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा अपन उत्तर कर लिए। फिर है कि करेक्ट सीक्वेंस आपको देना है। तो सबसे पहले इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले आपका ज्ञान आया, फिर उसके बारे में आप, यह भी हम लोग पढ़े भी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, कि सबसे पहले ज्ञान आया, फिर उसको अपन कंप्रहेंड किए, समझे, उसके बाद उसको अपन अप्लाई किए, ठीक। उसके बाद फिर क्या किए, उसको एनालाइज किए, फिर सिंथेसाइज किए और फिर इवेलुएट किए। तो यही काम आता है कि आपको पता रहना चाहिए कि इवेलुएशन ना सबसे आखिरी प्रोसेस है, उससे पहले सिंथेसिस है, उससे पहले एनालिसिस है। तो ऐसे करके आप, मतलब आप वो भी बना सकते हो, जैसे इंग्लिश में ध्यान रखना AASE KC, आखिरी का ये 4 भी याद रखोगे ना तो हो जाएगा, आज से याद रख लो। और ये ध्यान रखना कि एप्लीकेशन पहले है, फिर एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस है, फिर इवेलुएशन है, AASE। तो आप हो सकता है बना लो, मतलब ये प्रोसेस है, आखिरी में यही होता है। फिर है, हाँ ये वाला देखो, टीचिंग है और लर्निंग है। टीचिंग मतलब तो आपको पता है पढ़ाना, लर्निंग मतलब आपको क्या पता है,
पढ़ना, उसी को अधिगम बोलते हैं। तो टीचिंग क्या एक्ट है, सोशल है कि पर्सनल है बताओ? अगर पर्सनल रहता तो टीचिंग कैसे कहलाता? टीचिंग मतलब सभी को सिखाना, तो टीचिंग एक सोशल एक्ट है। और लर्निंग जो है पर्सनल एक्ट है। मैं कुछ, आप मान लो आप देख रहे हैं, आपके लिए लर्निंग अलग है, कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है उसका अलग पर्सनल एक्ट है। अलग अलग तरीके से सब समझ रहे हैं ना, तो जो समझना है वो पर्सनल है। आप लोग सब एक प्रकार से नहीं समझ रहे, लेकिन टीचिंग सोशल है, हम सब के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ए और डी। बस हमको ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं है मत पूछे। तो शायद हाँ, एक सवाल ये है, शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए। जो भी आपकी टीचिंग इफेक्टिवनेस है उसको आपको परिभाषित करना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा कोई सेंटेंस है ना जो बहुत ख़राब ना लगे तो बोलो ठीक है यार, प्रभावशाली शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार होना चाहिए, ये भी ठीक बात है। इस दोनों में क्या गलत बात है? लेकिन बीच में क्योंकि लगा के देखो, अगर तर्क दिया शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रभावशाली शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आपको लगेगा क्या वाहियात बात है भाई, मतलब ये इसका कारण थोड़ी है। कारण रहता, अगर इंग्लिश वाले हो तो बिकॉज लगा के पढ़ो, कारण रहता तो कोई लॉजिकल बात रहती ना, कि आप बोले कि सभी बच्चों को पास कर दिया जाना चाहिए क्योंकि फेल करने से बच्चों का क्या बोलेंगे, मनोबल कमज़ोर होता है। तो आपको लगेगा चलो कुछ तो लॉजिक है कारण में। यहाँ तो कारण है ही नहीं, दोनों लेकिन अलग अलग सही हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और लेकिन सही कारण प्रस्तुत नहीं करता। अगली चीज़ है कि सीखने से मतलब लर्निंग क्या है। तो लर्निंग से क्या होता है, आप जब सीखोगे तो इसमें लिखा है आईक्यू में वृद्धि होती है, व्यवहार में परिमार्जन होता है, रुचि का विकास होता है, ए और बी दोनों। तो जो हम लोग शुरू में लिए थे उत्तर, मतलब जो आपके सेट का उत्तर है उसमें वो बी लिया था शुरू में। लेकिन जनरली अगर सवाल आए ना, तो जो भी लर्निंग है वो आपका आईक्यू तो बढ़ाएगा ही। आप सीखोगे तो आपका आईक्यू बढ़ेगा ना, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, और व्यवहार में भी परिमार्जन होगा। तो ए और बी दोनों होना चाहिए, जो सबसे अच्छा उत्तर होना चाहिए। अगला है कि निम्न में से अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। देखो ये सीधा सीधा, अच्छे शिक्षक मतलब विषय वस्तु की ठोस जानकारी वो तो होना ही चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल वो तो, देखो रिपीट हो रहा है ना सवाल, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करना, ये भी जरूरी है भाई। तो पढ़ाए उसको सिखाए, इसी को रिमेडियल बोलते हैं। विद्यार्थियों को अच्छा नोट्स बनाने में सहायता करना, ये क्या वाहियात बात है भाई। मतलब अच्छा शिक्षक वो थोड़ी है जो नोट्स बनाए, अच्छा शिक्षक, जो अच्छा शिक्षक नहीं रहता ना वो नोट्स बनवाता है जा जाके कि दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझ जाना है, मतलब आप भले नोट्स बनवाते हो अपने स्कूल में, लेकिन आपको यहाँ आदर्श बात ही लिखना है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो ये हमारे सवाल थे जो आए थे। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग इस टाइप के वीडियो और लाते रहेंगे, और आपके जो भी कमेंट हैं, आपके जो भी सुझाव हैं, सलाह हैं, वो सब बताइएगा। हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए और धन्यवाद। और ये जो हमारा सफ़र है ये लगातार जारी रहेगा, ऐसा नहीं कि सेट का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। बाकी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल में आइए, और बाकी वीडियो भी आप जो भी समझना चाहते हैं, जो टॉपिक आपको कठिन लगता है वो बिल्कुल बताइए, उसको भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जल्दी हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल में। और हाँ, 5K सब्सक्राइबर हो गए हम लोग के इतने जल्दी, उसके लिए भी आप लोग का पुनः पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। ये आपका चैनल है, आपके लिए है, तो आप लोग को ही इसको आगे बढ़ाना है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।